Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss environmental scanning and Michael Porter's 5 forces analysis. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, जिसमें हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी डिस्कस किया था। तो अब हम इसी एनवायरमेंटल स्कैनिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग की इम्पोर्टेंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हमें एनवायरनमेंट को, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और फिर उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता हुआ कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको उन्हें ऑफ़र कर पाएँ या फिर उनके लिए वैल्यू जनरेशन कर पाएँ एज वेल एज़ फॉर द कंपनी। तो अब यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो डायनामिक एंड अनसर्टेन होता है। मतलब जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वो हमेशा डायनामिक रहेगा, वो चेंज होता रहेगा और अनसर्टेन होगा कि हमें नहीं पता कि आगे मार्केट में जो है वो क्या सिचुएशन जो है वो बनने वाली है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है मार्केटिंग में वो यहाँ पे डायनामिक होता है और अनसर्टेन होता है कि यहाँ पे कंपनी जो है वो ये जज नहीं कर सकती कि एक्चुअली मार्केट में क्या सिचुएशंस अराइज होने वाली हैं फ्यूचर में। और यहाँ पे डायनामिक होता है एनवायरनमेंट, मतलब जो चेंजेस हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं एक मार्केट के अंदर। सेम ही जो प्रोडक्ट है वो हर बार हर टाइम पर यूज़फुल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक होता है और इसी के हिसाब से जो कंपनी है उसको चेंज करना होता है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी, पॉलिसीज़ को भी और अपने प्रोडक्ट को भी। तो अब इसीलिए ताकि हम यहाँ पे डायनामिक और अनसर्टेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या एनवायरनमेंट को केटर कर पाएँ, ताकि जो चेंजिंग नीड्स एंड वांट्स हैं कस्टमर्स की उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो इसीलिए यहाँ पर है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है, मार्केटर्स हैं, वो यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करते हैं, ताकि वो यहाँ पे जो डायनामिक एंड अनसर्टेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ को चेंज कर पाएँ, ताकि वो अल्टीमेटली वहाँ पर डील कर पाएँ थ्रेट से और अपॉर्चुनिटीज़ से जो भी फ्यूचर में अराइज होने वाली हैं। तो अब यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल को यहाँ पे ई टॉप बोलते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो अब यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल को ही क्यों हम बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रेट का मतलब है कि लेट्स से कोई भी कंपटीशन अराइज हो जाता है मार्केट में। लेट्स से आप कोई अगर प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, आपका एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में है, लेकिन अब क्या होता है कि इन फ्यूचर ऐसा होता है कि कोई कंपटीशन आ जाता है वहाँ पे आपके प्रोडक्ट के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो कंपटीशन अराइज हुआ है जिससे आपके प्रोडक्ट को थ्रेट है, आपकी कंपनी को थ्रेट है, तो उससे आपको डील करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ेगा। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे। और वो आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल के थ्रू। तो अब यहाँ पे हमें थ्रेट के अंदर हो सकता है कि कोई कंपटीशन अराइज हो जाए या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज हो जाए, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करना पड़ जाए। तो इसी को यहाँ पे कंपनीज़ को या मार्केटर्स को जो है वो समझना होता है। जो भी पोटेंशियल थ्रेट अराइज होने वाले हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी, जो प्रोडक्ट होगा उसको चेंज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, उसको अडेप्टिव बनाना पड़ेगा, ताकि वो चेंज को, जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं फ्यूचर में, उनसे डील कर पाए। एंड अपॉर्चुनिटी, अब अपॉर्चुनिटी किस फॉर्म में हो सकती है? लेट्स से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है और उस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकती है उस टेक्नोलॉजी के यूज़ से। तो आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अराइज हो रही हैं मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि इससे आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए और जो कस्टमर्स की डिमांड है, मतलब वो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से अगर डिमांड जो है वो चेंज हो रही है
ट्रेंड चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं कस्टमर्स एफिशिएंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उस केस में यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट के अंदर कि एक्चुअली क्या चेंजेस मार्केट में जो है वो आ गए हैं। अगर ऐसे कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, या फिर आप यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के यूज़ से, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि आप मार्केट में सस्टेन कर पाएँ और वहाँ पर कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल दैट इज़ ई-टॉप को हम यहाँ पे मार्केटर्स जो है वो यहाँ पर डेवलप करते हैं ताकि वो कंपनी के लिए वैल्यू जनरेशन कर पाएँ और फ्यूचर में जो है वो कंपनी सस्टेन कर पाए, कोई भी ऐसे जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं मार्केट में उनसे डील कर पाए और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाए। तो अब यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जो है उसको हम क्यों डेवलप करेंगे? फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग चेंजेस इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। तो इसमें हमने कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखा था, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट को देखा था। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि हम यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल को क्रिएट करके हम यहाँ पे मॉनिटर कर पाते हैं और इवैल्यूएट कर पाते हैं चेंजेस को। तो अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उसको हम यहाँ पे मॉनिटर कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कैसे और क्या चेंजेस यहाँ पे मार्केट में हो रहे हैं, वो हमारे लिए थ्रेट हैं या फिर अपॉर्चुनिटी हैं। तो अब यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है कि यहाँ पे अब जो थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी होता है वो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होता। जो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है वो यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है जो विद इन द कंपनी होता है, कंपनी का इंडिविजुअली होता है, वो उसको कंट्रोल कर सकती है और चेंज कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी जो है कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके अकॉर्डिंग बस एक्ट कर सकती है, मतलब उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती है, उनको चेंज नहीं कर सकती। लेकिन जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होते हैं उनको यहाँ पे कंपनी जो है वो उन पे वर्क करके उनको चेंज कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है। तो इसीलिए जब भी हम थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ये हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे डायनामिक एंड अनसर्टेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनीज़ को थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसी हैं उनको चेंज करना होता है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉनिटर कर सकते हैं और एवैल्यूएट कर सकते हैं। अब जो भी मार्केट में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको यहाँ पर मॉनिटर करना और एवैल्यूएट करना कि कैसे अब हम जो चेंज आया है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कंपनी कैसे रिएक्ट करेगी। तो उसके लिए यहाँ पर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं, चेंज इन फैशन है, उसको यहाँ पर इवैल्यूएट करना और उसको मॉनिटर करना कि एक्चुअली जो दूसरी फर्म्स हैं मार्केट के अंदर वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं उस चेंज को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग चेंजेस इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स, मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कॉम्पिटिशन। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम ऐसा करके कि हम नेचर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स, हमने ये जो टर्म है टारगेट कंज्यूमर, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है जिसको हमारी फर्म जो है वो टारगेट कर रही है। लेट्स से अगर हम किड्स के लिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे लिए जो टारगेट कंज्यूमर्स होंगे वो किड्स होंगे। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि नेचर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स क्या है, यहाँ पे उनकी एज ग्रुप क्या है, इनकम, प्रेफरेंसेस और उनकी जो बाइंग पावर है। तो इन सब को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं मॉनिटरिंग करके और इवैल्यूएट करके कि जो भी हमारे टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं उनकी एज को लेकर, इनकम, प्रेफरेंसेस या फिर बाइंग पावर को लेकर। और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि हम यहाँ पे अपना जो टारगेट ग्रुप है, टारगेट कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है, उसके नेचर को मॉनिटर कर पाएँ
ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे टारगेट कंज्यूमर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस करने हैं अपने, ताकि हम जो मार्केट शेयर है उसको सस्टेन कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम नेचर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स, ताकि हम ये जान पाएँ कि जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। हो सकता है मार्केट में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आ गया हो जो हमारा सेम टारगेट ग्रुप है, जो टारगेट कंज्यूमर्स है उन्हीं को कैटर कर रहा हो। इन सबको यहाँ पे मॉनिटर करना होता है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई पोटेंशियल थ्रेट जो है वो तो नहीं हमारी कंपनी के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि यहाँ पे मैगी एंड यिप्पी के बीच में। तो अब इस केस में यहाँ पे यिप्पी मार्केट में एंटर हुई, तो इन्होंने क्या किया, अब हम सबको पता है कि यहाँ पे मैगी नूडल्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं बहुत, लेकिन यिप्पी नूडल्स जो हैं वो स्टिकी नहीं होते। आप उसको ठंडे होने के बाद भी वो स्टिकी नहीं होते, आप उसको कुछ देर बाद में भी खा सकते हैं, वो स्टिकी नहीं होंगे तब भी। तो अब यहाँ पे जो मैगी की वीकनेस थी उसको यहाँ पे यिप्पी ने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो यहाँ पे मैगी की जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करता था, उनको ओवर पावर करता था। तो इसीलिए यहाँ पे यिप्पी की जो सेल्स है वो भी इंक्रीज़ हुई। और इसी थ्रेड को यहाँ पे मैगी ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे यिप्पी जो है अब मार्केट में ऐसा और प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल है, और जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैगी ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और अपने प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट किया, ताकि जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट में जो चेंज हुआ है उसको भी यहाँ पे मैगी जो है उसको केटर कर पाए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स। अब मैक्रो एनवायरमेंट क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे उसी चेंजिंग ट्रेंड को मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स में जो चेंज हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर पाएँ और अडेप्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो हमने यहाँ पर जैसे डिस्कस किया, इसको हमें एज अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं जिससे ऐसा हो सकता है लेट्स से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ हो सकती है नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें आइडेंटिफाई करना होता है जो कि हमारे लिए एज अपॉर्चुनिटी जो है वो काम कर सकती हैं। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो यहाँ पे एज थ्रेट भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आ जाता है, न्यू कंपेटिटर जो है वो एंटर हो जाता है मार्केट में, और उसके पास हमारी कंपनी या प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है उस प्रोडक्ट में या उस कंपनी के पास। तो ये यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होंगे वो एज थ्रेट भी यहाँ पे काम कर सकते हैं कंपनी के लिए। तो इसे हमें ये इवैल्यूएट करना होता है, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, ताकि हम इसे एज अपॉर्चुनिटी जो है वो ले पाएँ और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर एक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल। तो अब मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग कंपटीशन भी हो सकता है और पोटेंशियल कंपटीशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए एग्जिस्टिंग कंपटीशन हो कुछ, और वहाँ पे पोटेंशियल कंपटीशन, मतलब फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू कंपेटिटर्स जो हैं वो अब मार्केट में एंटर हो जाएं। तो इसी को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। कंपटीशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमेशा एज थ्रेट काम करता है हमारे लिए, तो इसीलिए इन्हीं को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल के, कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज को हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से जब जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब 1 जुलाई 2017, तो इसके बाद यहाँ पे जीएसटी जो है वो एक सब्जेक्ट बन गया स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए भी। तो अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी जीएसटी को पढ़ाया जाएगा, मतलब जब वो इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ये कंपलसरी हो जाएगा कि स्कूल में स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पर जीएसटी को स्टडी करना पड़ेगा, एज सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना पड़ेगा। सेम गोज़ विद द कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे जो 2018 में जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे
उनको ये सब्जेक्ट जो है जीएसटी जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उनको यहाँ पर जीएसटी जो है वो स्टडी करना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्योंकि अब जीएसटी जो है वो एज सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ कॉलेजेस और स्कूल्स में, तो अब यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो तब मार्केट में नहीं थे। तो अब जब यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और अब वहाँ पे ऐसा बोला गया कि अब जीएसटी जो है वो एज सब्जेक्ट जो है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, तो अब इससे रिलेटेड बुक्स भी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में। तो अब उस टाइम पर कुछ पब्लिशर्स ने ऐसा सोचा कि हम जो जीएसटी की बुक्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो ले पाएँ। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब कि कोई नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है और हम उसी चीज़ से रिलेटेड जो भी टारगेट कंज्यूमर्स होंगे, मतलब जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे और स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, वो यहाँ पर जो जीएसटी की बुक्स वो पब्लिशर पब्लिश करेगा उसको यहाँ पर वो ज़रूर परचेज़ करेंगे, क्योंकि उन्हें आज सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है जीएसटी को। तो इसीलिए उस पब्लिशर ने यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो लिया नए सब्जेक्ट का, कि उन्होंने वहाँ पर बुक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद उन्होंने जो भी मार्केट शेयर था, मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है उसको ग्रैब किया। तो अब इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, कि यहाँ पे मार्केट में फर्स्ट टाइम जिसने उस एडवांटेज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया वो पब्लिशर था जिसने वो जीएसटी की बुक्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया और उन्हें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अब ये आप तभी कर पाएंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो एडवांटेज है, इसको आप तभी ग्रैब कर पाएंगे जब आप यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जो है उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप मॉनिटर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे, जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं मार्केट में उनको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो अब जैसे हमने यहाँ पे मैगी और यिप्पी का एग्जाम्पल देखा, नेस्ले मैगी ने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे यिप्पी जो है, सनफीस्ट यिप्पी जो है वो यहाँ पर बेटर नूडल्स जो है वो ऑफ़र कर रही है उनके टारगेट कंज्यूमर्स को। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैगी है उसने आइडेंटिफाई किए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो कि उनके कंपैटिटर्स से उनके पास आ रहे थे। तो ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगी, ये देखेंगी कि क्या रीसेंट ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं मार्केट में, क्या ऐसे कंपैटिटर्स जो हैं वो एंटर हो गए हैं मार्केट में जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं उनके कंपनी के लिए और उनके प्रोडक्ट के लिए। तो इसी को हम कहते हैं कि ये आइडेंटिफाई करना होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को। तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना, मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको केटर करने के लिए एक्शंस लेना और स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज़ को चेंज करने को ही और कंपनी को मार्केट में सस्टेन करना ही यहाँ पे बेनिफिट होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का। तो आई होप आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया होगा और ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जो है वो कंपनीज़ या मार्केटर्स जो हैं वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे कस्टमर्स हो सकते हैं, कंपेटिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, इंटरमीडियरीज और पब्लिक्स हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि ये जो फैक्टर्स हैं इनसे जो कंपनी है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है कस्टमर्स से, सप्लायर्स से, कंपेटिटर्स से, इंटरमीडियरीज से और पब्लिक से। तो अब उसी माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपटीशन है उसको एनालाइज करने के लिए जो मेथड है वो यहाँ पर माइकल पोर्टर ने आइडेंटिफाई किया था या डेवलप किया था, जिसको यहाँ पर माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस हम बोलते हैं, जो कि कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर माइकल पोर्टर ने डेवलप किया था। तो उसी को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन्हीं 5 फोर्सेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पर इनको डिस्कस करते वक्त ये याद रखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन है कि हम कैसे कंपटीशन को एनालाइज करेंगे, उसी रिस्पेक्ट में हम इन 5 फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब फर्स्ट है यहाँ पर पोटेंशियल एंट्रेंट्स। तो अब पोटेंशियल एंट्रेंट्स का मतलब होता है, या इसको हम न्यू एंट्रेंट्स भी कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मैगी और यिप्पी के एग्जाम्पल में कि अब जब यहाँ पे मैगी के लिए जो कंपटीशन एंटर हुआ मार्केट में वो थ्रेट हो सकता है प्रोडक्ट के लिए। तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है कि हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जिसके लिए फ्यूचर में कंपटीशन जो है वो अराइज हो जाए, उस इंडस्ट्री में कोई न्यू फर्म जो है वो भी एंटर हो जाए।
तो इस रिस्पेक्ट में भी हम कंपटीशन को देख सकते हैं कि लेट्स से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, हमारी फर्म जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, लेट्स से कोई मोबाइल फ़ोन है, और अब ऐसा होता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को कंपटीशन देने के लिए कोई न्यू फर्म एंटर हो जाए और वो बेटर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ऑफ़र करे हमारे टारगेट कंज्यूमर्स को। तो इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एंट्रेंट्स जो है उससे भी यहाँ पर थ्रेट होता है, वो भी यहाँ पे कंपटीशन जो है वो एक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर फर्म के लिए। तो यही हमारी फर्स्ट फोर्स है जिसको यहाँ पर केटर करना पड़ता है किसी भी कंपनी को, ताकि वो जो कंपटीशन है उसको समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाए। तो इसीलिए न्यू एंट्रेंट्स जो होंगी उसी को हम यहाँ पे पोटेंशियल एंट्रेंट्स कहते हैं, कि उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आपकी फर्म है, आपके प्रोडक्ट के लिए कोई कंपटीशन जो है वो मार्केट में एंटर हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे पोटेंशियल एंट्रेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स। तो अब सब्स्टिट्यूट्स भी यहाँ पर फर्म के लिए यहाँ पर कंपटीशन हो सकते हैं कि लेट्स से कोलगेट का जो सब्स्टिट्यूट है वो पेप्सोडेंट है। तो अब इस केस में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर सेम इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पे कोलगेट ऑफर कर रहा है, टूथपेस्ट यहाँ पे अगर कोलगेट ऑफर कर रहा है तो वही यहाँ पे पेप्सोडेंट भी ऑफर कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि अगर मान लेते हैं मार्केट में कंज्यूमर्स को अगर कोलगेट अवेलेबल नहीं होता है तो वो पेप्सोडेंट भी बाय कर सकते हैं। इसी को हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इस इंडस्ट्री में हमारी जो फर्म है वो वर्क करती है, उसी सेम इंडस्ट्री में यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूट जो है सेम प्रोडक्ट का वो अराइज हो जाता है, तो ये भी पोटेंशियल कंपटीशन हो सकता है एक पर्टिकुलर फर्म के लिए। तो ये यहाँ पर आप पोटेंशियल एंट्रेंट से समझ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे न्यू कंपटीशन जो है वो एंटर हो जाए सेम इंडस्ट्री में, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट का ही कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट कर दे हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं कोलगेट और पेप्सोडेंट के एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमने मैगी और ईपी का भी एग्जाम्पल लिया, ये कोक और पेप्सी का भी एग्जाम्पल हो सकता है, मंच और पर्क का एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर। और इससे हम समझ सकते हैं कि जो कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफर कर रही है तो दूसरी कंपनी भी ऐसा करती है कि वो उसी प्रोडक्ट को कंपटीशन देता हुआ ही एक प्रोडक्ट डेवलप करती है और उसको एज सब्स्टिट्यूट जो है वो इंट्रोड्यूस कर देती है मार्केट के अंदर, जो एक्चुअली उस फर्म के लिए एज कंपटीशन जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का मतलब यहाँ पर है, हमने डिस्कस किया था कि जो भी एक पर्टिकुलर फर्म होगी उसको एक्चुअली अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करने के लिए पहले परचेज़ करना पड़ता है रॉ मटेरियल। तो अब वो जो रॉ मटेरियल परचेज़ करेगी वो एक्चुअली अपने सप्लायर्स से करेगी। हर फर्म जो है वो यहाँ पे सप्लायर्स से भी डील करती है। तो अब यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सप्लायर्स जो हैं वो प्राइस को इंक्रीज़ कर दें, मतलब जो रॉ मटेरियल हम परचेज़ कर रहे हैं सप्लायर से वो उस रॉ मटेरियल का जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ कर दें। तो इसी को हम कहते हैं कि ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है। इससे भी यहाँ पर मार्केट में कंपटीशन जो है वो क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लायर्स हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे अब अगर एक सप्लायर ने रॉ मटेरियल के जो प्राइजेज़ हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया है, तो हम सोच रहे हैं कि हम स्विच कर लेते हैं सप्लायर्स को, हम दूसरे सप्लायर से जो प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करेंगे। तो इस केस में भी हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो स्विच करने में जो कॉस्ट आएगी, मतलब अगर हम एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे स्विच करेंगे तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी उसको भी हमें यहाँ पर इवैल्यूएट करना होता है कि अगर हम अपना सप्लायर को ही चेंज कर देते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, या सेम सप्लायर से ही हमें इंक्रीज्ड अमाउंट पे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए जो कॉस्ट है वो उस कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है जो हमें स्विच करने में आएगी सप्लायर को। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसको इवैल्यूएट करना होता है, इसको एनालाइज करना होता है और उसके बाद हमें यहाँ पर डिसीजन लेना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स भी जो है उसको भी यहाँ पे हमें एनालाइज करना होता है। अब इसी के ऑपोजिट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स।
तो अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब है यहाँ पर कि बायर्स क्या करेंगे, हमेशा प्राइस को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, कि वो ऐसा सोचेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो उनको कम प्राइजेस पर मिल जाए, कम से कम प्राइजेस पर वो जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर पाएँ। तो इसको भी हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है, एनालाइज करना होता है कि जो हमारा टारगेट कंज्यूमर्स हैं वो किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर है, और क्या उनका नेचर है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो हमें एनालाइज करने होते हैं। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो हमेशा प्राइस को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो उसी को हमें यहाँ पर केटर करना होता है। हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है ताकि हम यहाँ पे जो बायर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को भी यहाँ पर केटर कर पाएँ विद रिस्पेक्ट टू द प्राइसेस। तो क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में ऐसा कोई कंपटीशन आ जाए जो सेम ही प्रोडक्ट को यहाँ पे बायर्स को लो प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाएगा, तो इससे फिर कंपनी होगी उसको थ्रेट हो सकता है, उसके प्रोडक्ट को थ्रेट हो सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस फैक्टर को भी हमें यहाँ पर ध्यान में देना होता है, इसको भी एनालाइज करना होता है। तो अब यहाँ पे है राइवलरी अमंग फर्म्स। तो अब ये उन फर्म्स की बात हो रही है जो विद इन द इंडस्ट्री हैं। मतलब अगर ये एक इंडस्ट्री है तो इसके अंदर कौन सी फर्म्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं, ये इसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, और इसमें जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उसको हम यहाँ पे फर्म्स बोलते हैं। तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि राइवलरी अमंग फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी फर्म्स वर्क कर रही हैं उनके बीच में जो राइवलरी है, उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन है, जो सेम हमने यहाँ पे कोलगेट और पेप्सोडेंट के केस में देखा और मैगी और यीपी के केस में देखा। तो यही यहाँ पर मेन कंपटीशन होता है कि हमें जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं सेम इंडस्ट्री में जो वर्क कर रही हैं उनको भी हमें यहाँ पे एनालाइज करना होता है, उनसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं वो अडॉप्ट किए हैं हमारे कंपेटिटर्स ने, ताकि जो कंपनी है वो अपने कंपेटिटर्स से डील करने के लिए यहाँ पर बेटर टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट करे और कंपटीशन से डील करे। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेथड फॉर एनालाइजिंग कंपटीशन थे। तो माइकल पोर्टर ने ये जो कंसेप्ट है, ये जो 5 फोर्सेस हैं वो इसीलिए डेवलप करे ताकि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे अपने कंपटीशन को समझ पाएँ, उसको एनालाइज कर पाएँ और कंपटीशन इंटेंसिटी और मार्केट अट्रैक्टिवनेस को भी समझ पाएँ। तो आई होप आपको यहाँ पर माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस जो है वो समझ में आया होगा। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो सही से समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।